शुरुआत करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। देखिए, इसी एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इस एक्ट का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और उस बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद में इस एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड से। देखिए, इससे पहले जो एक्ट हमने डिस्कस किया 1892 का एक्ट, वहां पे एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, और उस काउंसिल में जो भारतीयों को शामिल किया जाना था, या फिर ऐसा कहें कि जो उस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को शामिल किया जाना था, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। तो लोग इसी प्रावधान से संतुष्ट नहीं थे, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले प्रावधान से संतुष्ट नहीं थे। तो इस समस्या का यहाँ पे समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी 1909 के एक्ट में। इस पॉइंट को आप याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, कि देखिए भाई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही थी, वो लोगों को, जो भारतीय जनता है, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराने का काम कर रही थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो भारतीय जनमानस था वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रहा था। अब जब वे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे। ठीक है, और जब सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा, फिर जनता के मन में सरकार के खिलाफ क्या होगा, आक्रोश उत्पन्न होगा। तो इस तरह की तमाम तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा ऐसे कदम तो बिल्कुल नहीं उठाए गए कि जो जनता में उत्पन्न जो आक्रोश है, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो रहा है जनता में, उसको खत्म किया जाए। लेकिन हाँ, ऐसे जरूर कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि जो जनता में उत्पन्न आक्रोश है वो और बढ़ जाए। ठीक है, जिसका उदाहरण ये है यहाँ पे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उससे जो है जनता के मन में जो आक्रोश था सरकार के खिलाफ, वो और बढ़ा। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये भी उससे पहले की घटना है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उदारवादी नेताओं के हाथों में है। अब उदारवादी नेताओं का जो काम करने का तरीका है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे काम करते थे, वो ट्रिपल पी के आधार पर काम करते थे। देखिए, ट्रिपल पी का क्या मतलब है, अगर जो उदारवादी नेताओं को कोई डिमांड रखनी है सरकार के सामने, उनसे कोई काम करवाना है, तो कैसे करते थे, वो पिटीशन डालते थे पहले। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते थे, वो प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, और अगर जो उनकी डिमांड को नहीं मानना जा रहा है, उनके काम को नहीं किया जा रहा, तो फिर वो क्या करते थे, तो प्रोटेस्ट करते थे। राइट, तो ये तरीका था उदारवादी नेताओं का काम करने का। अब इस तरीके के खिलाफ ही जो है जनता में आक्रोश उत्पन्न होते जा रहा था। क्यों होते जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज उनका कोई काम नहीं कर रहे थे अच्छे से। ठीक है, और खुद कांग्रेस में ही इस तरीके के विरोध में एक नई लीडरशिप का जन्म होता है। ठीक है, उस लीडरशिप का नाम है उग्रवादी लीडरशिप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि कांग्रेस में भी बंटवारा हो गया, एक तरफ हो गए उदारवादी नेता और दूसरी तरफ हो गए उग्रवादी नेता। ठीक है, इसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का विभाजन होता है और कौन से सेशन में विभाजन होता है, सब बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यही याद रखना है कि जो 1909 का जो हम इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस एक्ट से पहले क्या कुछ चल रहा था देश में, हमारे किस तरह के डेवलपमेंट चल रहे थे, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस में दो तरीके की लीडरशिप का जन्म होता है, एक उदारवादी नेताओं की लीडरशिप और दूसरी उग्रवादी नेताओं की लीडरशिप। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, ये जो है, ये है आपके उग्रवादी नेता। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के नेता, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष। ठीक है, इनको आप याद रखना। मॉडरेट टाइप में जो नेता हैं, ठीक है, जो उदारवादी नेता हैं, उनमें दादा भाई नौरोजी, एहसन बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जितना अभी हमने डिस्कस किया ये सब कुछ, उसी बीच में गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो इंग्लैंड जाते हैं, और वहां पे जो एसओएस हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मिस्टर मोर्ले, फिलहाल उनसे वो मुलाकात करते हैं, और उनके सामने वो सारे के सारे डिमांड रखते हैं अपनी, कि भाई देखिए अभी भारत में इस तरीके की सिचुएशंस हैं और आपको कोई ना कोई रिफॉर्म लेके आना चाहिए। तो फिर होता क्या है कि जो मिस्टर मोर्ले हैं, एसओएस हैं, और जो उस टाइम के वायसराय हैं मिंटो, ये दोनों मिलकर कहते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम आपकी डिमांड को कुछ स्वीकार करते हैं और कोई ना कोई रिफॉर्म हम लेके जरूर आएंगे। ठीक है, और उसी रिफॉर्म का नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भाई एक ब्रिटिश पार्लियामेंट था और उसी के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और ये पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया हुआ करता था इंग्लैंड में, और जो सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका नाम है लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, और इसी के एजेंट के तौर पे भारत में काम करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वायसराय। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये दो पोस्ट हैं, बट इन पे बैठने वाला पर्सन जो है वो से एक है। ठीक है, और जो इस तरीके से जो पहला वायसराय था भारत का, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं अपने इस एक्ट की, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो देखते हैं यहां तक आते आते कौन क्या क्या चेंजेस हो चुका है अभी तक।
अभी जो आपके एसओएस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो है मोरले, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और जो वायसराय हैं देश के, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। जो गोखले जी हैं जो इंग्लैंड में गए, उनकी मुलाकात होती है इनसे, एसओएस से, मोरले से, और वो अपनी डिमांड रखते हैं इनके सामने, और फिर मोरले और मिंटो ये आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, चलो भाई ठीक है, हम भारत के लिए कोई ना कोई रिफॉर्म लेके आएंगे, और उन्हीं रिफॉर्म का नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म, या फिर ऐसा कहें उन्हीं रिफॉर्म का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके की प्रोविजन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका जो की प्रोविजन है वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एक्सपेंशन किया गया। देखते हैं कैसे एक्सपेंशन किया गया। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों में जो है उनके साइज को बढ़ा दिया गया, या फिर ऐसा कहें जो उनमें सदस्यों की संख्या थी उनको बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उनके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कर दी गई 60, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल थी उनकी संख्या जो है, उनके सदस्यों की संख्या जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोविंशियल जो काउंसिल है वहां की जनसंख्या अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से उनकी जो काउंसिल है उनके सदस्यों की संख्या डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि एक्सपेंशन कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या को लेकर। अब इस एक्ट का दूसरा इंपोर्टेंट की प्रोविजन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रोविजन है, मैं कहूंगा कि सबसे इंपोर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का यही है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इससे पहले जो हम लोग एक्ट डिस्कस कर रहे थे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था उस एक्ट में एक प्रोविजन था कि भाई जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और उसमें जो भारतीयों को शामिल किया जाना था, या फिर ऐसा कहें कि जो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को शामिल किया जाना था, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान था। लेकिन 1919 का जो एक्ट है इसमें कहा गया कि भाई अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की जरूरत नहीं है, अब क्या होगा, अब डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, डायरेक्ट इलेक्शन वाला जो स्टेप लिया सरकार ने, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ ये है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा और कौन वोट देंगे और कौन चुन के आएंगे। तो जो तरीका है यहाँ पे गड़बड़ है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। तो हुआ क्या कि जो इन्होंने वोटर्स हैं उनको ही डिवाइड कर दिया है, ऐसा कहेंगे जो इलेक्टोरेट है उसको ही डिवाइड कर दिया, उसी को कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन क्लास एंड कम्युनिटी, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो देखते हैं इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने जो इलेक्टोरेट है उसको कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। देखिए एक होती थी प्रोविंशियल काउंसिल और दूसरी होती थी सेंट्रल काउंसिल, राइट। तो प्रोविंशियल काउंसिल में जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा, ठीक है। पहले कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, दूसरी है स्पेशल कैटेगरी, और तीसरी है चैंबर ऑफ कॉमर्स वाली कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि ये केवल 3 कैटेगरी के लोग ही प्रोविंशियल काउंसिल के लिए वोटिंग राइट्स रखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल की। सेंट्रल काउंसिल में क्या किया गया, सेंट्रल काउंसिल में भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया इलेक्टोरेट को। कैसे किया गया, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले वाली कैटेगरी तो वही है जनरल कैटेगरी, दूसरी है स्पेशल कैटेगरी, और तीसरी है यहाँ पे चैंबर ऑफ कॉमर्स वाली कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जो चौथी कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल के लिए, वो है मुस्लिम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसका मतलब, और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि भाई काउंसिल में जो सदस्यों को शामिल करना है वो धर्म के आधार पर अब शामिल किया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसके जरिए क्या होता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो केवल और केवल मुस्लिम लीडर के लिए ही वोटिंग राइट्स रखती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि प्रोविंशियल काउंसिल के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल काउंसिल के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि भाई जो ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया, तो जो इसका दुष्परिणाम है वो भारत की एकता अखंडता के लिए फ्यूचर में बड़ा ही खराब सिद्ध होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के पास में ऐसे ही वोटिंग राइट्स है कि वो केवल और केवल एक मुस्लिम लीडर के लिए ही वोट डाल सकती हैं। तो इससे होगा क्या कि जो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक सेपरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाने लगेगा। ऐसे ही दूसरे धर्म के लोगों को भी सेपरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाने लगेगा। इस तरीके से तीसरे धर्म के लोगों के साथ में भी ऐसा ही होगा। तो होगा क्या कि जो समाज है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब जब समाज टुकड़ों में बटेगा तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिसहार्मनी होगी। तो इस तरीके की जो तमाम सिचुएशन है उसके बीच कहां पे बोए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, इसको ऐसे समझते हैं
कि ये मान लीजिए ये मुस्लिम कम्युनिटी है और इस एक्ट के जरिए क्या कहा गया कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को केवल और केवल ऐसे वोटिंग राइट्स हैं कि वो केवल एक मुस्लिम लीडर के लिए ही वोट डाल सकती है, मुस्लिम पर्सन के लिए ही वोट डाल सकती है। तो ऐसे क्या होगा, इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है इसको एक सेपरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाने लगेगा। ऐसे ही हम दूसरे धर्मों की बात करें, मान लीजिए हिंदू का ले लीजिए, तो उनके पास में वोटिंग राइट्स हैं कि वो केवल और केवल एक हिंदू लीडर के लिए ही वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, इसको भी एक सेपरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाने लगेगा। ऐसे ही आप वो और धर्मों की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से समाज को क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, समाज को टुकड़ों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, और भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और के भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो बीज बोए गए वो सारे के सारे कहां पे बोए गए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। तो जो इस तरीके का जो बीज बोया गया और जो इसका दुष्परिणाम हमें मिलेगा देखने को, वो मिलेगा 1947 में, जब देश का विभाजन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस पॉइंट को आप याद रखना। तो इस तरीके का जो ये डेवलपमेंट चले हैं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और फाइनल चल के 1947 में जब देश का विभाजन होगा, तो वो इन्हीं सब डेवलपमेंट्स का दुष्परिणाम है, इन्हीं सब डेवलपमेंट्स का वो परिणाम है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अदर प्रोविजंस की बात करते हैं इस एक्ट के। देखिए, इसमें क्या कहा गया कि भाई इस एक्ट में जो है अब राइट, जो बजट पास करती थी सरकार, उस पे डिस्कशन करना अब अलाउ कर दिया गया कि भाई अब डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हालांकि जब हम 1892 का एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी ये अधिकार तो दे दिया था उन लोगों ने कि बजट पे जो है डिस्कशन करने का अधिकार है लोगों को। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो है मेंबर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर खासकर, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये यही पॉइंट इसमें याद रखने का है, क्योंकि जब हम लोग 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भाई बजट पे डिस्कशन तो अलाउ था, बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि उनके पास में राइट टू वोट नहीं था और वो जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट इसमें ऐड किया गया 1909 के एक्ट के जरिए, तो उसमें क्या क्या कहा गया भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अब आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप याद रखना। चलिए अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस एक्ट का, जिसमें हम उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही है कि इस एक्ट के जरिए सबसे पहले ये प्रोविजन किया गया कि जो अब भारतीयों को शामिल किया जाएगा काउंसिल में, या फिर ऐसा कहें कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको शामिल किया जाएगा, तो उनके लिए अब इलेक्शन का प्रावधान किया गया यहाँ पे। देखिए, अब से पहले क्या हो रहा था, अब से पहले जितने भी एक्ट आए तो उनके लिए या तो वो अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, या उनका नॉमिनेशन होता था, या फिर उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई। तो सबसे पहली बात तो इस पॉइंट को आप याद रखना, ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका। दूसरा देखते हैं कि जो इंडियंस हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि इंडियंस को क्या अधिकार मिल गया कि वो बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी उनके पास में आई कि अगर जो वो किसी बात से डिससेटिस्फाई होते हैं सरकार की, तो वो उसको बता सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के तहत बहस कर सकते हैं काउंसिल में। तो इस तरीके की भी जो है, अगर जो इस तरीके की राइट्स मिलेंगे लोगों को, तो फिर क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी आएगी, बेटर अच्छे से तरीके से वो काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारतीयों को शामिल करेंगे, भारतीयों के लिए ही कानून बना रहे हैं, तो भारतीयों को शामिल करेंगे और फिर उनकी डिमांड मानेंगे, उन जो बहस हो रही है उनके मुद्दों को सुनोगे। ठीक है, तो इस तरीके के तमाम तरीके के जब डेवलपमेंट्स होंगे तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें इस एक्ट के जरिए क्या किया गया था, जो काउंसिल थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट हुए उसने क्या किया कि एक कंप्लीट इंडियनाइजेशन हो जाना चाहिए काउंसिल का, लेजिस्लेचर का। इसका मतलब है कि पूर्ण भारतीयकरण हो जाना चाहिए, कि काउंसिल में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे भारतीय हों। तो इस डिमांड को हवा दी इसने। ठीक है, इस तरीके के प्रोविजंस ने। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉइंट इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए कि भाई नंबर ऑफ जो मेंबर हैं काउंसिल में वो बढ़ा दिए गए, भारतीयों को ज़्यादा शामिल किया गया। ठीक है, इलेक्शंस किए गए। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है, वो यहाँ पे एक टर्म है बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। देखिए, इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ, फिर इसका मतलब बताता हूँ कि 1909 के एक्ट से इसका क्या मतलब है। देखिए, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फिलहाल की सरकार है और चुनाव से पहले सरकार बहुत वादे करती है कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपके क्षेत्र में एक स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क का निर्माण कराएंगे। ठीक है, हम आपके क्षेत्र में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल का निर्माण करेंगे, हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से सरकार करती है। तो वो चुनाव से पहले करती है, मतलब लोक लुभावनवाद जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब सरकार के 4 साल 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो बाद में जब दिखता है कि भाई जो सड़क थी
ठीक है, वहां जो गड्ढे थे वो गड्ढे क्या हो गए, और बड़े हो गए। ठीक है, मतलब बात तो की थी कि सड़क को बहुत बेहतरीन बना दिया जाएगा आने वाले सालों में, 4-5 सालों में, लेकिन जो गड्ढे थे वो और बड़े हो गए। समझे बात? तो सिचुएशन ऊपर जाने की बजाय नीचे आई, कंडीशन अच्छी होने के बजाय खराब हुई। तो इसका बोला जाता है बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म, मतलब वादे करेंगे बहुत बड़े बड़े और निभाएंगे कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ही इस एक्ट के जरिए भी हुआ था। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए ऐसा ही हुआ। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन किसी भी चीज का नहीं हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना। और इसने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की नींव डाल दी यहाँ पे। मतलब इस तरीके से मान लीजिए, बेसिकली ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को स्थापित करने वाला ही एक्ट है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए सब कुछ प्रोविजंस किए गए, सारे के तमाम तरीके के प्रोविजन हमने डिस्कस किए, सारा किया गया, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो किसके हाथ में है, वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में पावर। सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास में है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप कुछ भी करते रहो, ठीक है, लेकिन जब सारी की सारी अल्टीमेट पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में ही है, तो फिर कहां से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आएगी, फिर कहां से रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, क्रेडिबिलिटी की बात कहां से आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात। ठीक है, तो फिर हम लोग वही क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई फिर कहां से सेल्फ रूल की आप बात कर सकते हो, फिर कहां से आप अकाउंटेबल गवर्नेंस की बात कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे का सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक सबसे लास्ट में इसका जो पॉइंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि इस एक्ट के जरिए सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है वो दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा देके, ठीक है, उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो आपको देश के विभाजन के टाइम पे देखने को मिलेंगे 1947 में। तो ये इस 1909 के एक्ट का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इसको आपको याद रखना, कि न्यू पॉलिटिकल प्रॉब्लम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, सो ये रहा इसका क्रिटिकल एनालिसिस, ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स